अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शो दैट मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट जो वीडियो थी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसमें हमने ये समझ लिया था कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या फर्क है। ठीक है, और उसमें हमने लास्ट में एक इक्वेशन डिराइव किया था, इस तरह इक्वेशन के हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम मेनली पे ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, मास अटैच टू स्प्रिंग है जो वाइब्रेशन करती है, आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, या हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है, इस तरह के एक बॉल को हम एक तार से अटैच करते हैं और इस तरह फिर वो ऑसिलेटिंग करती है, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो इनको हम पहले तो जुबानी बात करते हैं और इनमें जो इसकी जो इक्वेशन निकल आती है, अगर उसमें हमारे पास ये इक्वेशन निकल आता है उसकी एक्सेलरेशन की जो हम बात करें, अगर इस केस में और सिंपल पेंडुलम के केस में अगर एक्सेलरेशन ये वाला रिलेशन शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मास जो स्प्रिंग से अटैच हो जाए और फिर वो उसको हम फोर्स उस पर लगाए और वो जो वाइब्रेटरी मोशन शुरू करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है या नहीं। तो पहले हम डायग्राम में बात करते हैं, इसको आप गौर से देखें। देखिए, ये एक मास m है। ठीक है, ये मास है। ठीक है, और इस मास को मैंने इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये विदाउट फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इस पर अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये इसका जो है ना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, या हम इसको मीन पोजीशन भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी एट रेस्ट है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की हालत में है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने ओरिजिन ओ का नाम दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इस मास को इस तरह पकड़ के नीचे ले आता हूं। इफ अप्लाइड फोर्स मतलब मैंने इसको पकड़ लिया और नीचे लेकर आया, तो अब इस केस में हमने वर्क किया और स्प्रिंग हमारे पास कंजर्वेटिव और फील्ड में आता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में हम जब भी कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो जैसे मैंने इस मास को पकड़ लिया और नीचे लेकर आया तो मैंने वर्क किया और इस वर्क से स्प्रिंग है ना, ये क्या हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, तो इसके अंदर अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई और अब ये एक रिस्टोरिंग फोर्स के साथ इस बॉडी को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा। जैसे अब इस पोजीशन को देखें और इसके देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब इस पर फोर्स लगा हुआ है। पहले ये मास यहाँ पर था, अब इस पर फोर्स लगा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूं तो इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस बॉडी को यहां तक, ये मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है कि इस स्प्रिंग का काम है कि इस बॉडी को यहां तक वापस लेकर आए। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको छोड़ लूंगा तो ये बॉडी यहां पर नहीं रुकेगा, यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि सीधा ऊपर एक और एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ वो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो तो हम समझ गए कि इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, जो इस मास को वापस ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचकर इस स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो हो जाती है। आप ये नोट कर ले कि मेन पोजीशन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फिर एफ रिस्टोरिंग जो है ना वो क्या है, वो फिर जीरो हो जाती है। तो इस मास को यहां पर रुकना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर इस मेन पोजीशन पर रुकता नहीं बल्कि ऊपर जाता है एक और एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ। तो अब आपको पता होगा कि ये क्यों नहीं रुक रहा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल और इसका जो आंसर है वो यही है कि ड्यू टू इनर्शिया
क्योंकि जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो इस बॉडी के अंदर, इस मास के अंदर मोशन आ गई, एंड ड्यू टू दिस मोशन द बॉडी विल कंटिन्यू its state of motion which we call the law of inertia, which is called the inertia of the body. तो inertia का काम क्या है? वो है to continue the state of motion or rest of the body. अगर एक body rest में है तो inertia क्या करती है? The inertia wants to maintain the state of motion of the body. तो इस केस में इस body की जो inertia है वो इसको यहाँ पर रोकने नहीं देता, बल्कि ये ऊपर चला जाता है। अब जब ये ऊपर चला गया तो स्प्रिंग जो है ना वो अगेन, अब इस केस में कंप्रेस हो गया, तो अगेन स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, अब इसको दोबारा वो पुश करेगा, इस मास को दोबारा वो पुश करेगा, लेकिन ये मास यहां तक इसको पुश करेगा कि जाओ अपनी इनिशियल पोजीशन के तरफ वापस जाओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। लेकिन जैसे ये मास यहां पर पहुंचेगा तो ये अगेन यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि नीचे आ जाएगा इस तरह। अभी दोबारा यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि दोबारा यहां पर आ जाएगा। तो दिस इज मोशन, ये मोशन एक्चुअली पॉसिबल है ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। और शुरुआत जो है ना वो हमने की थी कि हमने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा लिया और वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया, और फिर बाकी काम जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स का है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, इनर्शिया इसको और पुश कर रहा है, फिर अगेन उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और स्प्रिंग उसको दोबारा पुश करता है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का काम एक ही है कि बॉडी को मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आना है, ठीक है। लेकिन फिर इनर्शिया उसमें मुदाखलत करती है। तो अब इस तरह जो है ना, इस तरह ये बॉडी कंटिन्यूस इस तरह ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में पंसा रहेगा, इस तरह वो मोशन करता रहेगा। तो अब ये तो हमने जुबानी की थी कि हाँ ये हमारे पास ओसिलेटरी मोशन है, और हमने ये भी प्रूफ किया कि अगर मैं इस मास को ज्यादा नीचे जो है ना वो लेकर आऊं तो फिर ये और स्पीड से ऊपर जाएगा, मतलब जितना मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा उतना इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वो बढ़ेगा। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया, मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन हमारा काम जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ करना, लेकिन उसके लिए फिर मैथमेटिक इक्वेशन से भी इसको प्रूफ करना वो लाजमी है। तो हम अब इसकी मैकेनिज्म को समझ गए कि ये किस तरह मोशन करता है। अब आते हैं इसकी मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया था, हमने लगा दिया फोर्स, एफ अप्लाइड फोर्स, और वो हमारे पास बराबर है एफ इजिकल टू एम ए की, ठीक है। तो ये यहां से तो हमने शुरुआत किया था, हमने फोर्स लगा लिया नीचे की तरफ, वो अप्लाइड है, ठीक है। अब जब हमने इसको छोड़ दिया तो अब इसके ऊपर जो है ना एक और फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितना हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना इस स्प्रिंग, इस मास के ऊपर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स वो लगेगा। तो एक है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये चूंकि हमने बात की है स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के लिए हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की जो बात है वो हुक्स लॉ की तरफ हमें लेकर जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो वो है हमारे पास किस चीज की, कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये हमारे पास, तो अब ये दो फोर्सेस जो है ना ये अब इस मास के ऊपर वो लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों फोर्सेस को, और ये दोनों चूंकि इक्वल भी है, मैंने आपको पहले बताया कि जितना हम ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना इस मास के ऊपर जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, और उतना ही जितना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा उतना उसके साथ जो है ना वो अपने अंदर एक्सेलरेशन भी बढ़ाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये मास आराम से इस तरह वाइब्रेशन करेगा विद स्मॉल अमाउंट ऑफ या स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम इस मास को ज्यादा नीचे लेकर आते हैं तो फिर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा एंड अल्टरनेटिवली उसके अंदर फिर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। तो फिर ये तेजी के साथ इस तरह फिर ये वाइब्रेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर ये करेगा। अच्छा, अब यहां पर दोबारा आते हैं, तो अब इन दोनों को कंपेयर करके, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस के
एक्स। ठीक है, अब ए को यहां पर इस साइड पर छोड़ के ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एम नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, तो यहां पर ये क्या, ये के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है। और हमारे पास मास ये भी कांस्टेंट है। ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म हमारे पास मास जो है ना वो भी कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज नहीं आ रहा, तो मास भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट है, तो हम हमारे पास इक्वेशन में जब भी दो कांस्टेंट आ जाए तो हम इसको एक थर्ड कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, और यहां पर हम उसको रिप्लेस करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वो बराबर है के डिवाइड बाई एम के। तो यहां पर आप लगाए ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये ओमेगा कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट किसी इज इक्वल टू के साथ मिल जाए तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी के साइन वो देता है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस अपनी जगह पर और ये एक्स अपनी जगह पर। तो ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? तो ये इक्वेशन सिंपली यही शो कर रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब अगर मैं इसको नीचे देख रहूंगा तो ये इसका जो मीन पोजीशन वो यही है, तो ये उस मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। तो जितना मैं इसको ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ये ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जंप करेगा और स्पीड के साथ जाएगा। तो ये इक्वेशन शो करा है कि यस द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब ये तो हमने प्रूफ किया कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के जुमरे में आता है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में अब हम बात करेंगे। टाइम पीरियड, तो आप लोग को तो पता है कि व्हाट इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब लेट सपोज मैंने इस मास को यहां पकड़ लिया, यहां पर लेकर आ गया और छोड़ दिया। यहां से देखिए, यहां से मैंने इस मास को छोड़ दिया तो ये मास जाएगा उस अनदर एक्सटर्नल पॉइंट पर और वापस आएगा। तो एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, that time is called time period. The time required to complete one cycle or one vibration is called the time period. अच्छा, हमें टाइम पीरियड का पता है कि हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो अब इसे शुरू करते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर, और ओमेगा हमारे पास इस इक्वेशन से ओमेगा निकाल दे तो हमारे पास इस इक्वेशन में ओमेगा बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू के डिवाइड बाय एम अंडर द रूट। तो हमारे पास ओमेगा बराबर के डिवाइड बाय एम अंडर द रूट। अब इस इक्वेशन को ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट करता हूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाय के अंडर द रूट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया किस चीज के लिए, टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अब आप इसी इक्वेशन को गौर से देखें कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है इस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। लेट्स सपोज अगर ये इस मास की वजन फॉर एग्जांपल 1 kg है तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, वो कम होगी। अगर इसकी मास को मैंने ज्यादा कर दिया, 10 किलोग्राम कर दिया, तो अब इसकी टाइम पीरियड जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आप गौर से देखें कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट टाइम मास and time period is inversely proportional to 1 over under the root time the spring constant। तो मतलब ये है कि मास जितना कम होगा उतना इसकी अंदर जो है ना वो ये वाइब्रेशन जल्दी करेगा और इतना ये जो है ना वो टाइम कम लेगा। और अगर मैंने इसकी मास को बढ़ा दिया तो फिर इसकी वाइब्रेशन में टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है तो इसका कनेक्शन मास से है, टाइम पीरियड का कनेक्शन मास से है, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमने मजबूत स्प्रिंग लगा दिया जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो तो फिर जो है ना हम मास अटैच करेंगे तो बिल्कुल वो बहुत क्विक इस मास को वाइब्रेट करेगा, क्योंकि उस मास की स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो क्या है, स्प्रिंग की वो ज्यादा है, तो इसलिए इसकी टाइम पीरियड फिर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स कनेक्शन है। ठीक है,
अच्छा, अब हम इसके बाद टॉपिक करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास लेट सपोज अगर मैं 1 सेकंड टाइम को कंसिडर कर लूं, 1 सेकंड टाइम को कंसिडर कर लूं, तो मैं देखता हूं कि 1 सेकंड में ये मास स्प्रिंग सिस्टम कितना वाइब्रेशन वो करेगा, ठीक है? तो हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड और इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो अब लेट सपोज अगर ये स्प्रिंग क्विक वाइब्रेशन कर रहा है, क्विक क्विक जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और अगर ये आराम से वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो हमारे इस अल्फाज से ये पता चल रहा है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है इसका टाइम पीरियड के साथ इनवर्स कनेक्शन है, ठीक है? तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या है, वो इनवर्स कनेक्शन है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को उलट कर ले, 1/2 पाई डिवाइड बाय m अंडर द रूट। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक स्प्रिंग सिस्टम की मास की अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर उसके टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन वो मास से इनवर्स में है। अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और अगर मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो फिर ज्यादा होगी, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।